So question number 1 over here related to the credit risk. Question number 1 over here related to credit risk. It says which of the following is correct in regard with credit risk. तो credit risk के बारे में कौन सी चीज जो है वो यहां पर सही बताई गई है. अब क्रेडिट रिस्क होता क्या? व्हाट डू मीन बाय क्रेडिट रिस्क? जैसे आपने पैसा उधार पर दे दिया. अब जैसे आपने पैसा उधार पर दे दिया तो वो बेसिकली उसमें डिफॉल्ट हो सकता है. देयर कैन बी डिफॉल्ट इन इट. तो उसमें डिफॉल्ट हो सकता है. तो वो बेसिकली कौन सा रिस्क होगा? वो क्रेडिट रिस्क हो सकता है. ठीक है, तो यहां पर डिफरेंट ऑप्शंस दी गई हैं एंड वी नीड टू टेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. ऑप्शन 8 सेज इट अराइजेज फ्रॉम द लेंडिंग एक्टिविटीज ऑफ द बैंक. ये लेंडिंग एक्टिविटीज से अराइज होता है. बिल्कुल सही है. इट अराइजेज फ्रॉम डायरेक्ट लेंडिंग एक्टिविटीज ओनली. ऑप्शन बी कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट लेंडिंग एक्टिविटीज की वजह से होता है. ओके, एंड थर्ड इट सेज it may also arise in course of issuing guarantees or letter of credits upon crystallizations of the liability. Upon crystallization of the liability. And option D it says that is A and C. So which of the following would be the right answer in this particular regard? तो यहाँ पर क्या ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही रहने वाला है? Because we need to select which of the following is correct in this particular regard. तो यहां पर देखिए लेंडिंग एक्टिविटीज में आपके पास रिस्क रहेगा, बिल्कुल रहेगा. सो दैट इज अ राइट वन. एंड ऑप्शन सी जो है यहां पर वो क्या है कि ये आपके पास देखिए डायरेक्ट लेंडिंग की वजह से हो सकता है. डायरेक्ट लेंडिंग का मतलब क्या है? जहां पर देखिए जैसे बैंक ने टर्म लोन सीधा सैंक्शन कर दिया, यहां पर भी लॉस हो सकता है. इसके अलावा क्या हो सकता है कि बैंक ने यहां पर क्या किया, एक नॉन फंड बेस्ड सर्विस जो थी यहां पर लेंडिंग कर दी. जैसे मान लीजिए लेटर ऑफ क्रेडिट दे दी या फिर बैंक ऑफ गारंटी को इशू कर दिया. अब ऐसा इसमें रिस्क नहीं है, ऐसा इसमें क्रेडिट रिस्क नहीं है. लेकिन अगर ये लाइबिलिटी कल को अगर आपकी क्रिस्टलाइज हो जाएगी तो उस टाइम पर ये रिस्क यहां पर पनप सकता है. उस टाइम पर ये रिस्क यहां पर आ सकता है. सो ये भी रिस्क वहां पर अराइज हो सकता है. तो डायरेक्ट लेंडिंग की वजह से भी हो सकता है एंड यहां पर जो नॉन फंड बेस्ड लेंडिंग है आपकी यानी कि इनडायरेक्ट लेंडिंग है उसकी वजह से भी हो सकता है. सो ऑप्शन जो डी है मेरे पास दैट इज अ राइट आंसर इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड. That is the right answer in this particular regard. And Veena and Anup Pol have answered correctly over here at the earliest. The recorded videos of video questions is available in the website iibf.info over there, or you can access through the application itself if you have purchased the courses. And also if you have purchased the course through the IIBF Learning Center app, you can access it over there also. The live videos after the sessions are available over there within a period of 24 to 48 hours. Okay. Now let's move to the next question over here. Question number 2 it is. Question number 2 it is. So question number 2 over here, it is related to the organization structure of the credit risk includes. तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो रहता है क्रेडिट रिस्क का उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल रहती हैं उसके बारे में हमने बताना है. जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल रहती हैं उसके बारे में हमें बताना है. तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ द क्रेडिट रिस्क इंक्लूड्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, क्रेडिट पॉलिसी कमेटी और क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट और क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द राइट आंसर इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड? Which of the following is the right answer in this particular regard? Question number 2 it is. देखिए अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहां पर भी 4 टियर स्ट्रक्चर रहता है. यहां पर भी 4 टियर स्ट्रक्चर रहता है. सबसे पहले हमारे पास आता है यहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आता है जिनकी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. देन इट इज अ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी. देन इट इज अ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी. देन इट इज अ सीपीसी यानी कि जो क्रेडिट पॉलिसी कमेटी है वो रहती है. देन इट इज अ सीपीसी क्रेडिट पॉलिसी कमेटी वो रहती है. एंड फोर्थ वन इट इज अ सीआरएमडी यानी कि जो क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है. क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है. तो ये यहाँ पर इनका फॉलो रहता है. जो टियर रहता है यहाँ पर हायरार्की रहती है. सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फिर रिस्क मैनेजमेंट कमेटी रहती है, फिर क्रेडिट पॉलिसी कमेटी रहती है, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट रहता है.
सो दिस इज द स्ट्रक्चर ओवर हियर इन दिस पर्टिकुलर केस. ओके, सो यहां पर जो एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी है, जो एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी है, दैट इज बेसिकली नॉट द पार्ट ऑफ इट. दैट इज ALM जो है, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ इट. सो इट द आंसर वुड बी 1, 3, 4 and 5. That is option C over here is the right answer. Option C over here is the right answer in this particular regard. Question number 2 it is. जो एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी है वो मार्केट रिस्क से रिलेटेड थी, इफ यू रिमेंबर. वो यहां पर इससे रिलेटेड है ही नहीं है. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर. तो जल्दी से जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. विच इज बेसिकली रिलेटेड टू व्हाट? विच इज बेसिकली which of the following related to the responsibility of the board of directors. तो board of directors की responsibility से क्या क्या चीज़ें related है उसके बारे में हमने बताना है. जो board of directors की responsibility से related क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, उनके बारे में हमने बताना कि कौन सी चीज़ें correct नहीं हैं, कि कौन सी चीज़ें यहाँ पर correct नहीं हैं. Okay, so it says the overall responsibility of managing the risk is with the board of director. यानी कि जो overall responsibility है वो board of director की है. And second it says board आर्टिकुलेट्स क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज प्रोसीजर्स एग्रीगेट रिस्क लिमिट्स. बिल्कुल सही है. यहाँ पर जो भी एग्रीगेट रिस्क पॉलिसीज हैं ये वो सब काम किसके द्वारा किया जाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा किया जाता है. एंड ऑप्शन सी सेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डू आर्टिकुलेट रिव्यू मैकेनिज्म्स एंड रिपोर्टिंग एंड ऑडिटिंग सिस्टम्स. जो यहाँ पर बोर्ड मैकेनिज्म्स हैं, जो यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, दे डू आर्टिकुलेट व्हाट? दे डू आर्टिकुलेट द रिव्यू मैकेनिज्म्स. जो भी रिव्यू मैकेनिज्म्स हैं, रिपोर्टिंग है, ऑडिटिंग सिस्टम्स हैं, वो भी यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा यहाँ पर आर्टिकुलेट किए जाते हैं. तो दैट इज आल्सो करेक्ट ओवर हियर. सो तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं. सो ऑप्शन डी ओवर हियर वुड बी द राइट आंसर. ऑप्शन डी ओवर हियर वुड बी द राइट आंसर. सो कर्नल सुखदेव हैज आंसर्ड करेक्टली ओवर हियर एट द अर्लीस्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज अ क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 it is. It says the risk management committee, which is a board level subcommittee, is not responsible for. तो जो एक रिस्क मैनेजमेंट कमेटी है जो कि बोर्ड लेवल सब कमेटी है, RMC है, वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? वो यहाँ पर किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके रिलेटेड हमने यहाँ पर आंसर करना है. उसके रिलेटेड यहाँ पर जल्दी से जल्दी आंसर करना है. काइंडली प्लीज डू आंसर एट द अर्लीस्ट. सो जब हम रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी यहाँ पर कमेटी के बारे में बात करते हैं, जब हम यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के बारे में बात करते हैं, तो एक सिंपल सी चीज़ है यहाँ पर, जो गाइडलाइंस को सेट करने का काम है या फिर पॉलिसीज़ के साथ हम चल रहे हैं नहीं चल रहे, यानी कि कंफर्म करना पॉलिसीज़ के साथ, या फिर जो पोटेंशियल लिमिट्स होती हैं उनको यहाँ पर सेटअप करना, उनका पीरियोडिकल रिव्यू करना, या फिर जो भी रिस्क मॉडल्स होते हैं उनकी रोबस्टनेस को चेक करना, यानी कि वो सिस्टम सही से काम कर रहे नहीं कर रहे, उस चीज़ को चेक करना. ये किसके काम है? ये यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के काम है. इसके अलावा जहाँ कहीं कितने पर्सनस की रिक्वायरमेंट है, कितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, उसको देखना, वो भी यहाँ पर किसका काम है? RMC का काम है, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का काम है. वो भी यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का काम है. ठीक है, सो यहाँ पर ऑप्शंस देख लेते हैं. फर्स्ट ऑप्शन इट सेज सेटिंग गाइडलाइंस फॉर क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट एंड रिपोर्टिंग. क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट एंड रिपोर्टिंग, दैट इज करेक्ट. सेटिंग अप पोटेंशियल लिमिट्स एंड पीरियोडिक रिव्यू, दैट इज आल्सो करेक्ट. टू मॉनिटर क्वालिटी ऑफ लोन पोर्टफोलियो. अब लोन पोर्टफोलियो को मॉनिटर करने का काम किसका रहता है? एनीवन? काइंडली प्लीज डू आंसर एट द अर्लीस्ट. अगर हम लोन पोर्टफोलियो को मॉनिटर करने की बात करते हैं तो लोन पोर्टफोलियो को मॉनिटर करने का काम किनका रहता है? जो मॉनिटर करने का काम रहता है दैट इज विद द CRMD. वो किसके पास रहता है काम? जो यहाँ पर मॉनिटर करने का काम रहता है वो किनके पास रहता है? वो यहाँ पर रहता है CRMD के पास रहता है. दैट इज विद द CRMD, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के पास रहता है. That is with the CRMD over there. So which of the following would be the right answer? Which of the following would be the right answer? That is option C. क्योंकि हमने ये फाइंड करना था कि कौन सी ऑप्शन करेक्टली मेंशन नहीं है. ठीक है, तो ऑप्शन C जो है that is the right answer over here. Option C is the right answer over here. So Colonel Sukhdev and Bhujang have answered correctly over here at the earliest. Now question number 5 it is. Question number 5 it is basically related to which of the following related to risk is not matched correctly. तो हमने बताना है कि रिस्क से रिलेटेड कौन सी चीज़ करेक्टली यहाँ पर मैच्ड नहीं है. रिस्क से रिलेटेड कौन सी चीज़ यहाँ पर प्रॉपरली मैच्ड नहीं है. तो इट सेज डिफॉल्ट रिस्क.
इट इज ड्रिवन बाय पोटेंशियल फेलियर ऑफ अ बोरोअर टू मेक प्रॉमिस्ड पेमेंट, यानी कि जो भी पेमेंट यहां पर करनी थी बोरोअर ने वो यहां पर पेमेंट नहीं की है, वो डिफॉल्ट रिस्क है। ऑप्शन बी इट सेज डाउनग्रेड रिस्क, इवन इफ बोरोअर डज नॉट डिफॉल्ट देयर इज स्टिल रिस्क ड्यू टू वर्सनिंग इन क्रेडिट क्वालिटी। ये भी चीज हो सकती है ना, देखिए सिंपल सी चीज है, अगर आप यहां पर अगर पर्सन XYZ को आपने यहाँ पर कंपनी XYZ को आपने लैंडिंग की एंड उस टाइम पर उसकी रेटिंग A+ थी, ओके, अब बाद में इसकी जो रेटिंग हुई यहाँ पर वो यहाँ पर ड्रॉप होकर हो गई, कितनी हो गई, लेट्स से वो यहाँ पर हो गई B, ओके। अब चाहे इस कंपनी ने अभी डिफॉल्ट नहीं किया, चाहे इस कंपनी ने डिफॉल्ट अभी नहीं किया, बट स्टिल यहाँ पर ये रिस्क तो बन गया ना, ये रिस्क तो बन गया, क्योंकि हायर द रिस्क हायर द स्प्रेड यू मस्ट बी गेटिंग। A+ के लिए अगर आपको आप रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे 6.90, आपको B के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करना था 9.90, तो आपका तो स्प्रेड यहां पर गया ना, क्योंकि आपने तो इसको जब लैंडिंग की तो अपने 6.90 के हिसाब से की हुई है, ओके। सो दैट इज बेसिकली व्हाट, दैट इज अ डाउनग्रेड रिस्क ओवर देयर, दैट इज डाउनग्रेड रिस्क ओवर देयर। एंड रिलेटेड टू ऑप्शन सी इट सेज पोर्टफोलियो रिस्क इज बेसिकली व्हाट, इट इज रिस्क एसोसिएटेड विद इकोनॉमी। जो पोर्टफोलियो रिस्क है वो किसके साथ रिलेटेड रहता है, जो पोर्टफोलियो रिस्क है वो बेसिकली क्रेडिट पोर्टफोलियो के साथ रिलेटेड रहता है। क्रेडिट पोर्टफोलियो का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए मेरे पास पूरा का पूरा यहाँ पर लोन्स हैं, जिसमें हाउसिंग लोन भी हैं, जिसमें व्हीकल लोन्स भी हैं, जिसमें रिटेल लोन्स भी हैं, कंज्यूमर लोन्स भी हैं, सभी के सभी तरह के लोन है, एग्रीकल्चर लोन भी, सभी तरह के सेगमेंट्स के लोन है, एंड उनके ओवरऑल जो रिस्क को यहाँ पर मैं क्या कहता हूँ, उसको पोर्टफोलियो रिस्क कहता हूँ। अब पोर्टफोलियो रिस्क के दो कंपोनेंट रहते हैं, पोर्टफोलियो रिस्क के दो कंपोनेंट यहां पर रहते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट रहते हैं, दो कंपोनेंट रहते हैं, वन इट इज अ इंट्रिंसिक रिस्क एंड फर्दर इंट्रिंसिक रिस्क या फिर सिस्टमैटिक रिस्क जो होता है, एंड फर्दर इट इज रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन रिस्क, फर्दर इट इज अ कंसंट्रेशन रिस्क ओवर देयर, ओके। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, कंसंट्रेशन रिस्क होता है या फिर आपके पास पोर्टफोलियो रिस्क जो है उसमें दो तरह के कंपोनेंट है, एक मेरे पास रहता है सिस्टमैटिक रिस्क, दूसरा रहता है मेरे पास कंसंट्रेशन रिस्क। जब मैं सिस्टमैटिक रिस्क की बात करता हूं वो बेसिकली किससे रिलेटेड है, कि चाहे मेरा पोर्टफोलियो डाइवर्स्ड नहीं है, इवन सॉरी चाहे मेरा जो पोर्टफोलियो वो फुली डाइवर्स्ड है। डाइवर्स का मतलब कहता है कि मैंने किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफी को लेंडिंग नहीं कर दी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मैं एजुकेशन लोन करता जा रहा हूं, मैं मिक्स टाइप के लोन कर रहा हूं, मैं मिक्स टाइप के लोन कर रहा हूं, यानी कि मिक्स मेरे पास बोरोअर्स हैं, मिक्स मार्केट्स हैं, डाइवर्सिफाइड ज्योग्राफीज हैं, तो मेरे पास डाइवर्सिफिकेशन चाहे पोर्टफोलियो में है, ओके, फिर भी उसमें सिस्टमैटिक रिस्क हो सकता है, क्योंकि उसके केस में जो रिस्क है वो इकोनॉमी के साथ जुड़ा है, यानी कि अगर पूरी की पूरी इकोनॉमी में स्लो डाउन चल रहा है तो उसका इंपैक्ट मेरे यहां पर पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस के ऊपर भी बढ़ेगा, उसका इंपैक्ट जो है वो यहां पर मेरे पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस के ऊपर भी पड़ेगा। लेकिन पोर्टफोलियो रिस्क जो है वो बेसिकली डायरेक्टली यहां पर मैं नहीं कह सकता कि वो किसके साथ एसोसिएटेड है, कि वो सीधे सीधे तौर पर यहां पर एसोसिएटेड है इकोनॉमी के साथ। पोर्टफोलियो रिस्क अगर मैं इन जनरल बोलता हूं तो वो यहां पर बेसिकली क्या है कि मेरा जो पोर्टफोलियो उसमें क्या रिस्क बन रहा है उसको मैं पोर्टफोलियो रिस्क कहता हूं, ओके। सो ऑप्शन सी ओवर हियर इज अ राइट आंसर इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड। Is that clear?